तो खबर हरिद्वार से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमणकारियों पर गरजा है ये बुलडोजर। उत्तरी हरिद्वार में सिंचाई विभाग की 2.5 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ डाला। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और अधिकारियों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। इस जमीन पर लंबे वक्त से अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने के लिए विभाग की ओर से लगातार नोटिस भी दिया जा रहा था, लेकिन अब जाकर एक्शन हुआ है। उसी क्रम में इनके द्वारा जो चिन्हीकरण किया गया है और उसके बाद नोटिस भी निर्गत किए गए हैं, नोटिस दिए गए हैं। नोटिस सर्व होने के बाद आज की डेट तय थी और 11 बजे से अतिक्रमण हटाया जाना था। आज अतिक्रमण हटाया जा रहा था सिंचाई विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण, और उस दौरान हम लोग कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में शहर और देहात क्षेत्रों में बिल्डर और भूमाफिया अवैध तरीके से कॉलोनी काट रहे हैं, जिसको लेकर रुड़की विकास प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। विकास प्राधिकरण ने कई अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण करवाया। भगवानपुर और रुड़की क्षेत्र में 13 से ज्यादा कॉलोनी सील किए गए। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई जमीन या मकान खरीदे तो उसकी पूरी जानकारी जरूर ले, HRDA से जानकारी हासिल करें, क्योंकि नई कॉलोनियों में बिना नक्शा पास किए हुए प्लॉटिंग की जा रही है और इससे लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कि भगवानपुर क्षेत्र में कुल 13 कॉलोनियां जो है सील की हैं और लगातार हम पत्रावली का परीक्षण चल रहा है। मेरे दाएं बाएं देख रहे होंगे आप। ये सब अनाधिकृत रूप से कॉलोनियों की कार्रवाई के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं। पहले कार्रवाई तो हम जो है फिलहाल सील की कार्रवाई कर रहे हैं 1973 एक्ट के अनुसार। अगर वो नहीं मानते हैं फिर भी करे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो अल्टीमेट नुकसान होता है जो खरीदने वाला होता है। तो हम उसमें भी हमारे पास तो ऐसा कोई समाधान नहीं है, बट यह है कि अगर माना वो फिर भी सील तोड़ने के बाद भी जो बेच रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो हम उस पर जो सीधे अगली बार जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। और उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा स्कूल अगले सेशन से बंद हो जाएंगे। राज्य में ऐसे स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है, जहां पर बच्चों की संख्या कम है। बंद स्कूलों के छात्रों को नजदीक के स्कूलों में भेजा जाएगा। पहाड़ में 5 छात्र संख्या वाले स्कूल बंद होंगे, जबकि मैदान में 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो राज्य में अगले साल से 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे, जहां पर बच्चों की संख्या कम होगी और इस पर अब सियासत शुरू हुई है। और सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के मंत्री भी जल्दबाजी का फैसला कैसे बता रहे हैं। राज्य में करीब 3000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां 10 से भी कम स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं। इन स्कूलों के छात्रों को शिक्षा विभाग अगले सेशन से हर साल में मर्ज करने जा रहा है, यानी ये स्कूल बंद हो जाएंगे। इससे पहले भी 1000 से ज्यादा स्कूलों को कम छात्र संख्या के चलते मर्ज या फिर यूं कहें तो बंद किया जा चुका है। अधिकारी कहते हैं कि अगर इन स्कूलों में स्टूडेंट्स आ गए तो हम स्कूलों को फिर से खोल देंगे, मगर फिलहाल ये बंद रहेंगे। वो एक तो कहीं एकल शिक्षक है उनको लिया, जहाँ छात्र संख्या कम है उनको लिया है, और पर्वतीय क्षेत्रों में हमने 5 और उससे कम बच्चों को रखा है, मैदानी क्षेत्रों में 10 और उससे कम बच्चों को रखा है, और उनको निकट के जो विद्यालय हैं उनको उसमें बच्चों को हम ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो जिन स्कूलों से हम शिफ्ट कर रहे हैं उनको दोबारा शुरू करेंगे। राज्य गठन के बाद राजनीतिक मांग के चलते तत्कालीन सरकारों ने 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले, लेकिन अब स्टूडेंट्स न होने के चलते इन्हें बंद किया जाना न कांग्रेस ठीक मानती है और न ही सरकार में शामिल मंत्री। कम होने की वजह से विद्यालयों को बंद करने का फैसला निश्चित रूप से बहुत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि गरीब परिवार न वो किसी निजी स्कूल में जा सकते हैं, न प्राइवेट स्कूल में अध्ययन करा पाते हैं। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है विभाग से कि कोई भी स्कूल मर्ज करने से पहले 100% फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद ही स्कूल मर्ज किया जाए, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समस्या ना हो। अब भले ही अधिकारी कहें कि स्कूल बंद नहीं बल्कि स्टूडेंट्स मर्ज हो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि स्टूडेंट्स के इंतजार में स्कूलों का आगे भी खुलना संभव नहीं दिखता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल में कोतवाली के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बीती रात का बताया गया, जिसमें 2 पक्ष आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवर और उसके पड़ोसी
के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सड़क पर महाभारत शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि क्रिकेट बैट से एक युवक ने पिटाई शुरू कर दी दूसरे शख्स की। कोतवाली के पास यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कोतवाली के बाहर बवाल हो रहा था, मारपीट हो रही थी, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो रहा था, तो कोतवाली की पुलिस कहां थी आखिर? रुड़की के इकबालपुर चीनी मिल से चीनी की चोरी हो गई, जिसके बाद प्रशासन अब अलर्ट हुआ है और डीएम ने शुगर मिल पहुंचकर निरीक्षण किया। गोदाम में रखी चीनी की पड़ताल की गई और बोरों की दोबारा से गिनती भी करवाई गई। साथ ही डीएम ने कहा कि जितने भी गोदाम बंद हैं उनमें भी चीनी के बोरों की काउंटिंग फिर से की जाए। करीबन 4 दिन में ये गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। विधानसभा में मंत्री सौरभ गौड़ा ने बताया था कि इकबालपुर चीनी मिल से करीब 9 करोड़ की चीनी चोरी हुई है और इसे लेकर हड़कंप भी मचा और इसी को लेकर जांच चल रही है। स्टॉक में कितना शो किया गया था और कितना उसमें शॉर्टफॉल है। जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब एक्चुअल पिक्चर सामने आ जाएगी कि जो हाईकोर्ट के सामने या प्रशासन के सामने या जब ताला लगाया गया था तो उस समय कितनी चीनी काउंट हुई थी, उसके बाद आज की तारीख में क्या स्थिति है। क्योंकि ये बैंकों के भी इसमें ताले लगे हुए हैं। उत्तराखंड में जल्द ही मदरसों का सर्वे शुरू होगा ताकि सब सामने आए कि मदरसों के नाम पर कहां क्या चल रहा है। वहीं मदरसों को स्कूलों की तरह चलाने पर भी एक्शन प्लान बन रहा है। मदरसों को लेकर सरकार का नया प्लान कांग्रेस नेताओं के गले के नीचे नहीं उतर रहा। देवभूमि में 1000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, पर मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या चल रहा है, इसके सर्वे की तैयारी हो चुकी है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है। 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के पास हैं और करीब 500 प्राइवेट मदरसे हैं। सर्वे के साथ सरकार का प्लान मदरसों में एजुकेशन सिस्टम सुधारने का भी है, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूल जैसा माहौल मिल सके। इतना नहीं, सरकार का प्लान बच्चों को कंप्यूटर थमाने से लेकर एनसीसी और स्काउट से जोड़ने का भी है। सूत्रों का दावा है कि नए फैसले से सरकार मदरसों की आड़ में चलने वाले कट्टरपंथ की दुकान को बंद करना चाहती है। चाहे मदरसे हों, चाहे हमारे हिंदी मीडियम के स्कूल हों, चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हों, चाहे हमारे हर प्रकार के स्कूल हों, वहाँ पे हम एनसीसी भी ला रहे हैं, एनएसएस भी ला रहे हैं, रोबर्ट्स रेंजर्स भी ला रहे हैं और स्काउट गाइड भी ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाए कि मदरसों के बच्चों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं, उनको फर्नीचर दे रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे। उत्तराखंड में ज्यादातर मदरसे मैदानी इलाकों में है, जहां मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है और बॉर्डर यूपी से लगता है। ऐसे में सरकार की कोशिश सर्वे के जरिए अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की है, ताकि देवभूमि में कट्टरपंथी सोच न पनपे। पर मदरसों को एडवांस बनाने का प्लान कांग्रेस के मुस्लिम विधायक के समझ नहीं आ रहा और इस प्लान को गलत बता रहे हैं। जो मदरसों में क्योंकि ज्यादातर धार्मिक पढ़ाई होती है और धार्मिक की होनी चाहिए, उसके साथ साथ 5वीं तक और 8वीं तक ज्यादातर मदरसों में पढ़ाई होती है। तो सरकार जो पढ़ाई पहले चलती है वही होनी चाहिए और नए नए मदरसों को या किसी को देने के लिए तो कुछ है नहीं और नए नए बात आगे कर रहे हैं, वो गलत है। कांग्रेस तिलमिला गई है, फड़फड़ा गई है और उन्हें लग रहा है कि अब जो नेक्सस उन्होंने बनाया हुआ था ये टूटने जा रहा है और इसलिए वो बता रहे हैं कि यहाँ पे वो एजुकेशन न दी जाए जो हम एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने की बात मॉडर्न मदरसों में कर रहे हैं। अभी मदरसों के सर्वे की सिर्फ तैयारी हुई है, मदरसों को स्कूल जैसे बनाने के प्लान पर काम शुरू हुआ है। पर दोनों बातों ने उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं को बेचैन कर दिया है और हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में राजनीति करने वाले नेताओं की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर मदरसों के नाम पर बीजेपी की सियासत का जवाब कैसे दिया जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जो आज भी दिल्ली में थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों ने बीजेपी को चुना और जो देवभूमि में हुआ है वही दिल्ली में भी होगा और दिल्ली के लोग भी एमसीडी में बीजेपी को ही चुनने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली के लोग छोटे छोटे प्रलोभन में नहीं फंसेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, ये भी उन्होंने कहा।
स्वागत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में धर्मांतरण की समस्या है और उत्तराखंड में इसे लेकर कड़ा कानून बनाया जा रहा है। सुरेंद्र बिधूड़ी जी, वही होगा जो उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, देवभूमि है, और देवभूमि में कोई काम प्रारंभ होता है तो वो पूरे देश में जाता है वहाँ से। सर, धर्मांतरण कानून को लेकर उत्तराखंड असेंबली ने कल पास कर दिया है, किस तरह से? देखिए, धर्मांतरण और मतांतरण हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या थी, उत्तराखंड के अंदर भी और देश भर में भी समस्या है। उत्तराखंड में हमने निर्णय लिया है कि अब धर्मांतरण और मतांतरण कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमने इसके लिए कठोर इसके प्रावधान कर दिए हैं, कठोर सजा का प्रावधान कर दिया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की अब बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी यहां पर चुनाव प्रचार किया है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। कई जगहों पर ताबड़तोड़ जनसभाएं भी की हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गणेश जोशी ने भी निशाना साधा और कहा कि दिल्ली, शाहतरा, मयूर विहार फेज 1 और न्यू अशोकनगर में जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान गणेश जोशी का स्वागत जगह जगह किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास हो गया। धामी सरकार के इस काम का संत समाज ने समर्थन किया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश के राज्यों से ऐसी पहल करने की अपील की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस फैसले को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में जाएंगे। हमारे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सहयोगी, उनकी सरकार बधाई की पात्र है। 14 विधेयक पारित किए गए हैं। इसका लाभ जन जन तक मिले और सभी लोगों को इसकी जानकारी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर भी प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारे प्रवक्तागण पत्रकार वार्ता आयोजित करेंगे। 7 दिन का विधानसभा सेशन 2 दिन में सिमट गया, तो इस 2 दिन में भी मुख्य विपक्षी दल वो छाप नहीं छोड़ पाया जिसकी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। और इसे लेकर अब बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही निशाने पर है। 13 नवंबर को जब कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा का शीतकालीन सेशन बुलाने का फैसला हुआ तो तय किया गया 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सेशन चलेगा, लेकिन सेशन 2 दिन में ही समेट लिया गया। सदन का अनुभव रखने वाले पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का कहना है कि ये जनता के साथ धोखा है। विपक्ष मौन रहा और सरकार अपने मन की करती रही। पूर्व विधायक लाखीराम जोशी का कहना है कि नेता उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप तो जन भावनाओं को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष मौन है, स्तब्ध है। सरकार की जो इच्छा है वो करे। विपक्ष राज्य की जन भावनाओं का हनन कर रही है, जन भावनाओं पर कुठाराघात कर रही है। खाली जो है निहित स्वार्थ के लिए जो है ऐसा पार्टियों को उपयोग करते हैं। सब इनका उत्तराखंड से बड़ा इनका स्वार्थ है और स्वार्थ को लेकर के ये लोग काम करते हैं। इनका किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी विचारधारा से, किसी इनका निजी स्वार्थ इनका महत्वपूर्ण है। सरकार की राह विपक्ष के नरम रुख से जरूर आसान हो गई, लेकिन 7 दिन का सेशन 2 दिन में समेटने को लेकर सरकार के पास भी कोई साफ जवाब नहीं है। सदन को चलाने के लिए एजेंडा जो पारित होता है वो कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से होता है। तो कार्य मंत्रणा समिति ने जो एजेंडा पारित किया वो आज हमने पूरा किया। जो आया था हमारे पास कार्यक्रम वो 5 दिन का था, लेकिन जो बिजनेस मेरे पास आया या जो काम मेरे पास आया
वो हमने 2 दिन में पूर्ण किया। इस वजह से सत्र 2 ही दिन चला। 2 दिन का सेशन जितना चौंकाने वाला था, उससे ज्यादा हैरान कर देने वाला मुख्य विपक्षी कांग्रेस के विधायकों का रुख था, जो पूरी तरह से नतमस्तक नजर आया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और विधानसभा सत्र के 2 दिन ही चलने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। सत्र के दौरान बिजनेस के आधार पर ही सत्र आहूत करने के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि रितु खंडूरी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने सत्र शुरुआत के पहले ही कहा था कि बीजेपी रण छोड़ पार्टी की सरकार है, ये कहा उन्होंने। और सवालों से बचने के लिए सत्र को कम दिन का किया गया है, ये भी आरोप लगाया। के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था। 14 विधेयक। तो ये जनता को भरमाने की कोशिश ना करें, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप पार्टी का फेस बचाने के लिए नहीं हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। रितु खंडूरी जी को, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए था। नैनीताल में ओखल कांडा के डालकन्या गांव में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने तेज आंदोलन शुरू कर दिया। नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग ऑफिस के बाहर ये धरने पर बैठे दोषी अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि 10 गांवों के लिए बने अस्पताल में सुविधाओं की कमी है और इसी का खामियाजा उठाना पड़ता है। पीड़ित परिवार को 5 लाख मुआवजे के साथ अस्पताल की सुविधाओं में बेहतरी की मांग इनकी ओर से उठाई गई है। बहुत दुखद घटना है। बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। एक गरीब के साथ इस विपदा की घड़ी में हमारे सारे सम्मानित गांव के ग्रामीण जन आज स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाने आए कि उसको परिवार को आर्थिक मदद कम से कम 5 लाख दे। और दोषियों जिनने उसके इलाज में लापरवाही बरती, वहां कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं गया, उसके घर कोई हाल लेने नहीं गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी ये आपके माध्यम से मांग है, क्योंकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बारिश के दिनों में होने वाला डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के डंक का असर ऐसा कि प्रदेश में 2200 से ज्यादा मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। ये धुआं डेंगू के उन मच्छरों को भगाने के लिए हो रहा है जो बरसात के बाद लोगों को बीमार बना रहे हैं। लेकिन बरसात जाने और ठंड आने के भी 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू वैसे तो अमूमन हर वर्षों में बरसात के तुरंत बाद आ जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। तो जनता से यही अपील है कि कम से कम सफाई व्यवस्था अपना रखें और सोर्स रिडक्शन का काम उन लोग को करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि डेंगू ने अपने कैरेक्टर में बदलाव किया है। पहले के मुकाबले अभी ठंड के मौसम में ज्यादा हो रहा है। मौसम का जो ट्रेंड है वो वक्त के साथ बदल रहा है और बदलना ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल होते होते इस साल ये हुआ कि अक्टूबर और नवंबर। हालांकि डेंगू के कैरेक्टर में बदलाव क्यों हुआ, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन प्रदेश में अभी तक डेंगू के 2200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1400 के करीब मामले देहरादून से हैं, जबकि इसके बाद हरिद्वार और नैनीताल जिले का नंबर है। और यही नहीं, पौड़ी, टिहरी और उधमसिंह नगर जिलों में भी अच्छे खासे डेंगू के मरीज मिले हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पशुपालन और सहकारिता विभाग ने आज ज्वाइंट रूप से कुक्कुट वैली योजना लॉन्च की। दोनों ही विभागों के मंत्रियों ने योजना की शुरुआत की है। पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा का कहना है कि प्रदेश में स्वरोजगार की दिशा में कुक्कुट वैली एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अभी तक प्रदेश में बाहरी राज्यों से चिकन की सप्लाई हो रही है, जिसे देखते हुए अब राज्य में ही कुक्कुट वैली योजना की शुरुआत की गई है। हिमालय नाम से अब प्रदेश में ही चिकन की सप्लाई हो पाएगी। सर, आपकी अनुमति से और पिथौरागढ़ के लोगों का 25 साल पुराना हवाई सफर का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। पिथौरागढ़ और हिंडन की उड़ान स्पाइस जेट शुरू करेगी। तो वहीं देहरादून के लिए फ्लाईबिग कंपनी को चुना गया है और इससे पिथौरागढ़ में कई मायनों में बदलाव आ सकता है।
बेशुमार सौंदर्य से लबरेज चाइना नेपाल बॉर्डर पर बसा पिथौरागढ़ मुख्य धारा से कोसों दूर है। लंबा पहाड़ी सफर होने के कारण यहाँ विकास की बयार भी काफी देर से पहुंचती है। लेकिन अब ये जिला राज्य का ऐसा पहला पहाड़ी जिला बनने जा रहा है जहां से नियमित उड़ान शुरू होगी। नैनीसैनी एयरपोर्ट से अगले साल 31 जनवरी को प्लेन सर्विस शुरू होनी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नियमित प्लेन उड़ाने का लेटर सीएम धामी को भेज चुके हैं। वहीं एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने भी डीजीसीए की लगाई गई आपत्तियों को दूर करना शुरू कर दिया है। हम लोग ने एयरपोर्ट में जो भी ओएलएस सर्वे में ऑब्जेक्शन लगे थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत और ऑब्जेक्शंस हैं जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो जल्दी हम लोगों को यहाँ पे इसका लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। केंद्र ने नैनीसैनी से उड़ान भरने का जिम्मा फ्लाई विंग एयरलाइंस को दिया है। एयरलाइंस पिथौरागढ़ से हिंडन के साथ ही पंतनगर होते हुए देहरादून के लिए भी हवाई सेवा शुरू करेगी। हालांकि पहले भी रुक रुक कर कुछ समय के लिए 9 सीटर प्लेन से हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन रनवे में प्लेन फिसलने के बाद यहां की हवाई सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। पर्यटन बढ़ेगा और साथ साथ पिथौरागढ़ में कई ऐसी दुर्घटनाएं होते हैं उसमें बढ़ेगा और आने जाने की समस्या का समाधान होगा। और कई लोग हमारे प्रवासी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, वो लंबी दूरी के कारण और रोडों के कारण और कई दिन लग जाते हैं, तो इससे भी अवश्य बचत होगी। निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए हवाई सेवा बहुत जरूरी और कंटिन्यू और जरूरी है। प्लेन सर्विस बहाल करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी खासी मशक्कत की, जिससे अब स्थानीय लोगों और सैलानियों को तो फायदा पहुंचेगा, साथ ही साथ रोजगार और पर्यटन को भी पंख लगेंगे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। काठगोदाम से दिल्ली और हावड़ा जाने वाली 2 ट्रेनें आने वाले 3 महीनों में कैंसिल रहेंगी। दिसंबर से फरवरी तक कोहरे के चलते कुछ खास दिनों में ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल रखने का फैसला किया है। काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं चलेगी, जबकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाने वाली बाघ एक्सप्रेस मंगलवार को कैंसिल रहेगी।